इस देश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की बात करें तो राजनीति में भागीदारी ही नहीं थी। डॉक्टर अम्बेडकर का 1956 में परिनिर्वाण हो जाता है आज़ादी के ठीक बाद। उसके बाद एक राजनीतिक शून्यता है, पुरुषों तक की भागीदारी नहीं थी, महिलाओं की भागीदारी तो छोड़ दीजिए। मान्यवर कांशीराम साहब आते हैं, उसके बाद पूरा राजनीतिक उथल पुथल होता है। आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। मैं इस समय बहुजन प्रेरणा केंद्र दिल्ली पर हूँ, जहाँ मान्यवर कांशीराम साहब के नाम से ये जगह बनाई गई है। नीलम बौद्ध हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, राजनीति भी करती हैं। महिलाओं की कितनी भागीदारी हुई और महिलाओं में कितना प्रचार प्रसार हो रहा है उस पर, क्योंकि आधी आबादी बहुजन समाज की खेत में वो काम करती हैं। मर्दों के बहुजन समाज की जो बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो कंधा से कंधा मिलाकर काम करती हैं। वो खेतों में, सड़कों पर सड़क बनाना हो, बिल्डिंग बनानी हो, इमारतें बनानी हो, उनको स्कूल कॉलेज से जाने से रोका गया। लेकिन जब वो स्कूल कॉलेज जाने से आने लगी हैं तो राजनीति में उनकी बिल्कुल भागीदारी नहीं है। जब महिला आरक्षण की बात होती है तो इसीलिए लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या तमाम बहुजन नेता कहते हैं कि पहले महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करो। नीलम, महिलाओं की स्थिति कितनी बदली है और क्या राजनीति में वो आ पा रही हैं अगर बहुजन समाज की महिलाओं की बात करें तो? देखिए, अगर मैं राजनीतिक आरक्षण की, जैसे कि आपने बात की कि आज महिलाओं की जो आबादी, आज नहीं बल्कि शुरू से महिलाओं की आबादी रही, वो 50% की आबादी है देश में, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें। लेकिन अगर वहीं हम राजनीतिक दृष्टिकोण देखें, महिलाओं की जो भागीदारी का है वो हमें दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आता। अगर मैं ये कहूँगी कि वो शून्य है तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, क्योंकि महिलाएं मात्र उन सीटों पर आती है जहाँ महिला आरक्षण रिजर्व है, और वो महिलाएं भी सिर्फ पुरुषों के दबाव से ही आती है और एक मजबूरी बन गई है आज के ग्राम टाइम। पंचायतों में ही रिजर्व है। मैं लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहा हूँ। बीएसपी बहुत, खैर मान्यवर साहब ने तो पार्टी ही महिला के हाथ में सुपुर्द कर दी, लेकिन अब क्या स्थिति है? अब स्थिति देखिए, आप जैसा देख रहे हैं कि बहुत बुरी है। अगर मैं दिल्ली की ही बात करूं, वर्तमान में दिल्ली में आपके 14 जिले पड़ते हैं जो लोकसभा के अकॉर्डिंग बनाए हैं। 14 लोकसभाएं मतलब हैं दिल्ली में, 7 लोकसभाएं हैं, 14 जिले बनाए हैं। 14 जिले में मात्र 2 महिलाओं को मतलब लोकसभा प्रभारी बनाया हुआ है। तो इससे आप आकलन कर सकते हैं कि कितनी महिलाओं की भागीदारी। अगर हम 50% का रेशो लेके चले तो आधी आधी बहुजन समाज की महिलाएं निकल भी नहीं पा रही हैं घर से, इसे कैसे देख रही हैं? हाँ, इसको देखने का कारण ये है क्योंकि जितने भी आज हमारे पुरुष अपने आप को मिशनरी कहते हैं, मिशन मूवमेंट का कहते हैं, जो साहब काशीराम जी का या बाबा साहब का झंडा उठा के चलते हैं, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े मंचों से बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो उनके घर की बहन बेटियां या महिलाएं हैं, वो उनको कभी भी राजनीति या सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रमों में लाना पसंद नहीं करते। और उसका यही कारण है कि जो आज धरातल पर हम कहें कि जो हमारी महिलाएं वो बाहर निकल कर नहीं आ रही हैं, और यही कारण है कि आज जो महिलाओं में जागृति का अभाव है, उसी के कारण ये अत्याचार शोषण हो रहे हैं। इसके लिए आप लोग क्या कर रही हैं? हाँ, इसके लिए देखिए, हम बहुत बड़े स्तर पर महिलाओं के लिए जागृति अभियान भी चला रहे हैं। हम एक हमारा धमपत संगठन है, उसमें हम छोटी छोटी बच्चियों को कैडराइज कर रहे हैं, चाहे धम के माध्यम से हो, सामाजिक क्षेत्र के माध्यम से हो, और जब वो उस लेवल तक आते हैं तो उसको एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने का भी तैयारी करते हैं। क्योंकि अभी से जब हम बच्चियों को या बहन बेटी को तैयार करेंगे तो आने वाले समय में वो अच्छी दावेदारी कर सकती हैं, बशर्ते अपने बलबूते, ना कि पुरुषों के बलबूते। देखिए, नीलम है, तेज तरार हैं। नीलम, एक आखिरी सवाल, मान्यवर साहब में क्या ऐसा है जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करता है? देखिए, मान्यवर साहब काशीराम जी का अगर मैं बात करूं, मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, मुझे सबसे बड़ी बात उनकी ये लगती है कि जो उनका त्याग, समर्पण, बलिदानी समाज के लिए रहा। उन्होंने कभी अपनी नहीं सोची, कभी अपने परिवार की नहीं सोची, कभी अपना एक निजी पल भी उन्होंने अपने लिए नहीं जिया, बल्कि हर सांस उनकी, हर पल उनका बहुजन समाज के लिए रहा। और वही जो उनकी चीज़ें हैं, और खासकर उनकी बहुत सारी घटनाएं उनको जीवन को लेकर। और एक घटना का मैं यहाँ पर जरूर वर्णन करना चाहूँगी, क्योंकि आज हम भौतिकवाद की चकाचौंध में इतने व्यस्त हो गए हैं कि आज हम अच्छे से अच्छे शोरूम में जाते हैं, महंगे से महंगे कोट पैंट खरीदते हैं, महंगे से महंगे कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर वहीं हम सही रूप से मिशन मूवमेंट को चलाते हैं, मिशन मूवमेंट के प्रति हमारा समर्पण, त्याग, बलिदान है, तो वहीं साहब काशीराम जी का संघर्ष हमें समझना चाहिए कि किस तरह से वो भूखे प्यासे रहकर इस बहुजन मूवमेंट को दिशा और दशा देने का काम करते रहे। तो जिस घटना की मैं बात कर रही हूँ, एक बार वो कहीं से लौट रहे थे एक जनसभा को संबोधित करते हुए। दिल्ली में एक निगम बोध घाट है, सर्दियों के दिन थे, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लगी हुई थी, उनके शरीर पर मात्र एक हल्की सी शर्ट थी, और वो वहाँ पास में गए। उन्होंने पूछा कि भाई मुझे एक कोट खरीदना है, और मुझे जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि उनके पास में उस समय मात्र 5 रुपए थे। तो दुकान वाले शमशान घाट से कोट खरीदा। लेकिन उससे बड़ी बात है ये कि एक बार उनका कोट फटा हुआ था, किसी ने कहा कि कोट फटे हुए हैं, उन्होंने कहा था कि इससे ज्यादा मेरी बहन बेटियों के कपड़े फटे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, नीलम बौद्ध हैं, आज तेज तरार हैं। मैं एक और प्रयोग बता रहा हूँ आपको। ये छोटी सी बच्ची हैं, 10+2 में पढ़ती हैं। आपका क्या नाम है? डॉक्टर धर्मवीर। धर्मवीर, क्या करते हैं? मैं क्लिनिक है मेरा। अच्छा, आप डॉक्टर हैं, मतलब मुझे लगा डॉक्टर आजकल प्रोफेसर भी होते हैं। ये कौन है? ये मेरी बेटियाँ है। बेटी कितने साल की हैं आप? 16। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती हैं? 12th में। तो बहुजन समाज को अपने बच्चों को लाना पड़ेगा, अपनी बहन बेटियों को घर से लाना पड़ेगा। सामाजिक आंदोलन के बारे में बताएं। पापा बताते हैं मान्यवर साहब के बारे में? पापा हर एक कार्यक्रम में लेके जाते हैं, बढ़ चढ़ के हम हिस्सा भी लेते हैं आगे जाके। और
मुझे लगता है आगे बढ़ने के लिए इन कार्यक्रमों में बाहर निकलना पड़ेगा, बेटियों को निकलना पड़ेगा और जिससे वो आगे बढ़े उन्हें निकलना पड़ेगा बाहर। आप आएंगी? कांसीराम साहब का नाम पहली बार कब सुनी थी? जब मैं 5th या 6th में थी। तो आप आएंगी राजनीति में, सामाजिक आंदोलन में? कोशिश तो पूरी है। क्या बनना है? अभी तो मेरे को वेब डेवलपर बनना है, लेकिन पापा चाहते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊं। तो मैं ये बातचीत ये कर रहा था, सोचिए इस देश में जो सब सिमोन द बोबुआर के बारे में आप जानते होंगे, महिला एंजेलो के बारे में जानते होंगे, लेकिन भारत में अगर आप महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे तो सबसे पहला नाम आता है साहू जी बुद्ध का। सबसे पहले धर्म में बुद्ध ने महिलाओं की एंट्री कराई। उसके बाद कबीर, फूले, रविदास, उसके बाद समझिए कि डॉक्टर अम्बेडकर जिन्होंने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल बनाया। उसके बाद फूले साहब आते हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला। मान्यवर कांसीराम साहब जिन्होंने महिलाओं को पार्टी का नेतृत्व भी दे दिया, बीएसपी सुप्रीमो मायावती। तो ये सब लोग जो थे ये सबसे बड़े वुमेन एक्टिविस्ट थे, वुमेन अधिकार के पैरोकार थे। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जो अम्बेडकरवादी होगा वो महिलाओं के अधिकार को सुरक्षित करेगा। अब ये बहुजन समाज की जिम्मेदारी है, वो हम सब की जिम्मेदारी है मर्द के तौर पे, कि उंगली पकड़ के नहीं, पीछे रख के नहीं, महिलाओं को जो आधी आबादी है जो सशक्त बनाएगी समाज को, जब तक नीलम बोध जैसे लोग नहीं होंगे, जब तक इस तरह से हम अपनी बहन बेटियों को नहीं लाएंगे इस तरह के आंदोलन में, तब तक हम एक सशक्त समाज नहीं बनाना चाहते हैं। और ये भी मान्यवर साहब का एक सपना था कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, और इसीलिए उन्होंने अपनी पार्टी का बागडोर जो है एक महिला को दिया, जो मायावती आज बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। शुक्रिया। Thank you. ये भी एक पक्ष था जो मैं आपको बता रहा था। आज बौद्ध मान्यवर कांसीराम साहब के आज जो उनका परिनिर्वाण दिवस है, उस मौके पर मैं आपको सारी तस्वीरें दिखा रहा था दिल्ली के बहुजन प्रेरणा केंद्र से। कैमरामैन तारा के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।